हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10, ठीक है, बिहार बोर्ड। और क्लास 10th में सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और एक ही क्लास में पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, एकदम एक ही वीडियो में। ठीक है, तो मेरे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए, और बिल्कुल आसान भाषा में इससे एक भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा, एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे। इस चैप्टर से जो जो वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन को उठाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसा कि यहाँ पर क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, और स्पेशलिस्ट तौर पर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में, यानी इस चैप्टर का जितने भी आपका सवाल रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए सीधे हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यहाँ पर कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा दर्पण पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस पर बनता है, यानी वो कौन दर्पण है जो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाएगा? तो वो दर्पण का नाम है समतल और उत्तल। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, केवल उत्तल, ठीक है, उत्तल बनाता है, केवल वाला बात आ गया इसलिए ये नहीं होगा। केवल अवतल, ये तो अवतल, ठीक है, ये आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। केवल उत्तल, उत्तल तो आभासी बनाता है, ठीक है, लेकिन समतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो अवतल दर्पण होता है तो उसकी फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो अवतल दर्पण की अगर दर्पण अवतल रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा, तो फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। अगर यहाँ पर दर्पण उत्तल देता तो इसका धनात्मक ऑप्शन नंबर बी देते, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को डिनोट करते हैं एफ से, और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्न में कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो यहाँ पर एफ और आर में जब एफ बोलेगा तो एफ बराबर होता है r/2, ठीक है, एक ये सही है, या फिर r बराबर 2f होता है, ठीक है, r बराबर 2f। ये दोनों बात सही है संबंध में, एफ और आर में ये संबंध बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कि r बराबर एफ ये गलत है, r बराबर 2f, ठीक है, r बराबर 2f। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए। आप एक बार इसको देख लेते, इसका नोट कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। और इससे एक भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सब इसी से रहेंगे आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगर दर्पण समतल है तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है? प्रकाश की किरण गमन करती है, गमन का मतलब चलती है, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है सवाल कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो
दाढ़ी बढ़ाने के लिए, शेविंग के रूप में, हजामती के रूप में, ये सभी में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है। तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण, यह गोलीय दर्पण होगा। यानी कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, किसमें है, प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह बताएगा कि दर्पण कौन सा होगा, तो वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि उत्तल दर्पण पर बना काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी, काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण पर बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा, यानी जो आभासी होता है वो सीधा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा एवं उत्तल दर्पण अगर उत्तल है, अगर दर्पण उत्तल है, तो उत्तल दर्पण जो भी होगा ना, उत्तल दर्पण जो भी होगा, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है, क्या होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा, याद रखिएगा, वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण रहेगा तो उस पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। कौन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आभासी है, यहाँ आवर्धित का मतलब ये तो होगा नहीं, यहाँ पर उल्टा एवं वास्तविक ये तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक उल्टा नहीं बनाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या कहता है, सीधा एवं हरासित, तो सीधा, हरासित का मतलब होता है छोटा। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाएगा, ठीक है, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, तो यहाँ हरासित का मतलब होता है छोटा, याद रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब, यानी सवाल कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने। तो अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और समान कहाँ पर वस्तु को रखने पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है किसी कार, ठीक है, अच्छा, कार के जगह पर वाहन भी लिख सकता है, गाड़ी भी लिख सकता है। ठीक है, किसी कार का अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, आगे वाला लाइट। ठीक है, हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है, तो गाड़ी, वाहन, कार के हेडलाइटों में यानी हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयुक्त किया जाता है। यानी वाहन का मतलब गाड़ी। ठीक है, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर यानी इसका सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक होती है। तो कि यहाँ फोकस दूरी धनात्मक बोलता है तो ये हो जाएगा क्या आपका, यानी उत्तल दर्पण। धनात्मक का मतलब प्लस, धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस, फोकस दूरी जिसका प्लस में होगा वो दर्पण होगा उत्तल, क्या होगा, उत्तल, ऑप्शन नंबर सी। और ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा तो अवतल होता। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने सवाल आ चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये सवाल क्या कहता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
तो अभी बताए ना अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में पढ़ा दिए हैं आप लोग को। जो बच्चा इसका पहला क्लास नहीं किए हैं तो जाके सब्जेक्टिव क्लास पहले कर लीजिएगा, ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, यानी दांत हुआ, गला हुआ, नाक हुआ, ठीक है, इस सब के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग को क्लास में पढ़ा चुके हैं अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर फोकस दूरी यानी आर दिया हुआ है, आर बराबर कितना है? यहाँ पर आर बराबर है 32। ठीक है, 32 यानी दर्पण कौन है? उत्तल है, तो प्लस में होगा। अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, अवतल रहता तो माइनस में होता। हमको निकालना यफ, तो यफ आर का मान दिया हुआ है, यफ निकालेंगे, आर का आधा होता है तो 16, यानी 32 का आधा 16 हो जाएगा, प्लस में 16। ठीक है, इसका सूत्र एफ बराबर आर बटा 2 होता है। क्या होता है? आर बटा 2। तो एफ बराबर आर का मान 32 है, तो 32 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 16 हो जाएगा, यानी प्लस में 16। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सवाल क्या कहता है? कहता है कि नई कार्तीय चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर नई कार्तीय चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, यानी वस्तु की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है? ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन क्या कहता है। का सवाल यहाँ पर कहता है क्या? कहता है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, याद रखिएगा, आवर्धन ऋणात्मक है, यानी आवर्धन ऋणात्मक है तो आवर्धन का मतलब यम ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? जब भी आवर्धन ऋणात्मक होता है, आवर्धन ऋणात्मक होता है, तब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन ए होगा। अगर यहाँ धनात्मक कहता, अगर आवर्धन धनात्मक कहता तो आवासीय और सीधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा? केवल बनेगा तो अवतल में, समतल में, उत्तल में, तीनों में आभासी बनता है। ठीक है, लेकिन केवल अवतल में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यहाँ पर केवल वाला बात आ गया, तो केवल ओनली समतल में बनेगा और उत्तल में बनेगा। तो यहाँ पर समतल तथा उत्तल ये दोनों में केवल क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है या कैसा होती है? ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण जो होगा तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब
की प्रकृति कैसा होता है समतल दर्पण में, यानी अगर दर्पण कौन सा रहे समतल, अगर समतल दर्पण रहे समतल दर्पण, ठीक है, तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, याद रखिएगा आभासी, आभासी कोमा सीधा, ठीक है, आभासी कोमा सीधा तथा वस्तु के बराबर, तथा वस्तु के बराबर यानी बीम के बराबर, बीम के बराबर, बीम के बराबर, ये तीन बात को याद रखना। आभासी, जो आभासी होगा वो सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं वास्तविक, ये ऑप्शन गलत है, वास्तविक तथा सीधा ये गलत है, वास्तविक तो हो नहीं सकता है, वास्तविक हो गया तो गलत हो जाएगा। आभासी तथा बराबर यानी वस्तु के बराबर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि परावर्तन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन का नियम से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण, ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है तो यानी अवतल दर्पण का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापते हैं तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, ठीक है, यानी गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापते हैं तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, ध्रुव से लेके ही किसी भी दूरी को हम लोग क्या करते हैं मापते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ए नंबर का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है कि, सवाल कहता है साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो कौन सा दर्पण उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण, ठीक है, साइड मिरर के रूप में यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं तो उत्तल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है किसी वस्तु आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, यानी कोई वस्तु प्रतिबिंब जो बनाएगा तो आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और बड़ा आभासी, बड़ा आभासी, काल्पनिक का मतलब आभासी, तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो बनाएगा, जो आभासी बनाता है या तो बराबर बनाता है या वस्तु से छोटा बनाता है, लेकिन वो अवतल दर्पण ऐसा है कि आभासी और बड़ा बनाता है तो वो दर्पण अवतल होगा, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अवतल दर्पण ही एक बार, केवल अवतल दर्पण में एक बार आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो भी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, यानी वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तब ऐसा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की यानी आर की, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की क्या होती है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है, क्या होगी आधी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधा ही होगा, ठीक है, आधी या आधा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहता है सवाल, यहाँ पर सवाल कहता है आपका, सवाल ये कहता है कि सोलर कुकर में उपयुक्त होता है तो अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर प्रतिबिंब आभासी होता तो आवर्धन धनात्मक होता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
यहाँ पर सवाल कहता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोग को पता होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का पास। यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका तीन प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी कौन कौन होते हैं? अब अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्लास में पूरा डिटेल से इसको पढ़े हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास सवाल आ चुका है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए इसका सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड में, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अवतल दर्पण, दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग के सामने सवाल आ चुका है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, ठीक है, महत्तम मान, ठीक है, महत्तम यहाँ पर मान लिखा हुआ है, महत्तम मान। ठीक है, महत्तम मान, यानी कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या दो होगा? नहीं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान एक से छोटा होगा। उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, और उसमें आवर्धन का मान हमेशा एक से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? एक से छोटा, यानी दो। एक से बड़ा हो गया, होगा नहीं। ये एक हो गया तो एक होगा नहीं, एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1/2, यहाँ पर क्या है? 1/2, यानी 1/2, ये एक से छोटा है, यही सही आंसर है, अनंत होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा एक से छोटा होता है, एक से 1 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है यहाँ पर कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी इस सवाल में आपका दिया हुआ है फोकस दूरी। ठीक है, एफ बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो माइनस में होगा। और निकालना है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है। तो आर बराबर सूत्र क्या होता है? 2f, ये पढ़े थे। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा एफ होता है। ठीक है, और एफ का डबल दुगुनी वक्रता त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर आर निकालना है। आर बराबर यानी 2 इंटू एफ का मान कितना है? माइनस में 20 है। ठीक है, माइनस में 20 है। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, माइनस में 40 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा? देखिए तो ऑप्शन -40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ये नॉमरिकल एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर दर्पण यहाँ पर उत्तल रहता तो ये प्लस में आंसर होता। ठीक है, ये भी चीज को याद रखना है, क्योंकि दर्पण अवतल है तो ये माइनस में होगा। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है सवाल, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी दर्पण कौन सा है? समतल है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है, समतल दर्पण रहेगा तो आवर्धन हमेशा 1 होगा, क्योंकि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु के बराबर होगा तो आवर्धन का परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो जब दोनों का अनुपात बराबर होगा तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 तो होगा नहीं। ठीक है, ये सब होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी +1 होगा। क्या होगा? +1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? सवाल कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग होगा नहीं,
यानी विद्युत चुंबकीय तरंग सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यानी हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े हैं इस सवाल को कि प्रकाश प्रकाश यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है, यहाँ पर सवाल कहता है एक ऊंचे भवन का पूर्ण पूर्ण मतलब पूरा प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण द्वारा देखा जा सकता है। यानी एक ऊंचा भवन है, घर है, और उसका पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए आप किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण, क्यों उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और बड़ा वस्तु का छोटा करके हमको दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पूरा बनेंगे पेपर में आपका, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पर सवाल देखते हैं क्या कहता है सवाल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर यानी पर्दे पर किस प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है, तो वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जो वस्तु प्रकाश यानी पैदा करती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने सवाल आ चुका है। यहाँ पर सवाल कहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर क्या कहता है कि तेल लगा कागज होता है, यानी तेल लगा कागज होता है, जिस कागज में तेल लगा हुआ रहता है वो क्या होता है। क्या वो पारदर्शक होता है, नहीं, ठीक है। अपारदर्शक नहीं, पारभाषक होता है। क्या होता है, पारभाषक। इसका आंसर सी सही जवाब है, पारभाषक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल, देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है, कहता है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु मूल्यतः कितने प्रकार कितने यानी कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। यानी दो समांतर समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु मूल्यतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी दो समांतर समतल दर्पण अगर प्रतिबिंब बनाएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनाएगा, कितना, अनंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कहता है सवाल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं सवाल, तो इसको भी देखिएगा। यहाँ कहता है आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि मात्रक विहीन। क्या कहेंगे, मात्रक विहीन। इसका कोई इकाई नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, मात्रक विहीन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या कहता है। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जो मोटर गाड़ी ड्राइव करता है, तो ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है वो क्या लगा रहता है, समतल दर्पण नहीं, ठीक है, उत्तल दर्पण रहता है। क्या रहता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे फिर सवाल, अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पर सवाल आ चुका है, क्या कहता है, सवाल कहता है कि प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हमेशा होता है, हमेशा। ये हमेशा वाला बात जब बोल दिया ना, हमेशा वाला, ठीक है, तो ऐसा समतल दर्पण बनाता है। यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर अगर हमेशा होगा तो वो दर्पण कौन सा होगा, तो वो समतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमेशा वाला बात आ गया इसलिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र
के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान के चलते हैं ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है आपका वक्रता केंद्र। कहता है ध्रुव से, तो यहाँ ध्रुव से लेकर के, ठीक है, यानी यहाँ से ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पर सवाल ये देखेंगे हम लोग। देखिए सवाल कहता है कि निम्न में से कौन प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत नहीं है? मानव निर्मित स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा तो मानव निर्मित स्रोत नहीं है कौन, तो यहाँ पर देखिए ये टॉर्च जो है तो ये मानव निर्मित है, क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है। मोमबत्ती मानव निर्मित है, ये भी नहीं है, उसी को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य, लैंप भी मानव निर्मित बनाया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य को इंसान ने नहीं बनाया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा तो वो उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? देखिए निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद जल में होता है, सबसे कम ये चार ऑप्शन में किस में होगा? कांच में होगा। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम का मतलब कम, सबसे कम किस में होगा? कांच में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या सवाल कहता है क्या? सवाल कहता है कि उपाक्षीय किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो जब भी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस से होकर के, मुख्य फोकस से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी नहीं बी में है, यानी बी। ठीक है, किस में है? तो आपका बी में है इसका सही जवाब। ठीक, बी यानी मुख्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने आ चुका है सवाल। क्या कहता है सवाल कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी एक गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा कौन होता है? फोकस दूरी। 50 है तो 25 लिख लेगा, तो 25 कौन सा ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे आर बराबर दिया हुआ है 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, एफ निकालना है, तो एफ बराबर सूत्र क्या होता है? r/2, तो f बराबर 50/2, यानी f बराबर 25 हो जाएगा। तो 25 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो 25 मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला सवाल। यहाँ पर क्या कहता है? सवाल कहता है कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के। अब अवतल दर्पण में अगर हम अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में यानी टोटल जो बनता है, एक को छोड़ के बाकी सब वास्तविक उल्टा बनता है, केवल एक जगह अवतल दर्पण में रखेंगे आभासी सीधा बनेगा। कहां पर रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस के बीच तभी आभासी सीधा बनेगा। ठीक है, तो आभासी ध्रुव यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव और कहां पर? मुख्य फोकस के बीच, यहां पर रखेंगे तभी आभासी और सीधा बनेगा, नहीं तो वास्तविक उल्टा। अवतल दर्पण में हमें सभी क्या बनता है? वास्तविक उल्टा। सिर्फ एक ही जगह रखेंगे जो कि वास्तविक आभासी सीधा बनेगा। कहां पर? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तभी सीधा बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या यहाँ कहता है कि यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 का मतलब एक से बड़ा है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल। एक से बड़ा का मतलब हुआ कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बड़ा कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है वस्तु से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर सवाल कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो हम लोग यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। यानी यम बराबर माइनस भी बटा यू, ये सूत्र होता है आवर्धन का। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक ही क्लास में आपका पहला चैप्टर का फिजिक्स का पूरा कंप्लीट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये पूरा क्लास देख लीजिए, पूरा चैप्टर का, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है क्या कहलाता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों, एक ही क्लास में आपका पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, और आपके एग्जाम में जो बार बार आए हैं वो भी क्वेश्चन लिए हैं, जो संभावित 2027 में आने वाला है आपका वो भी क्वेश्चन उठा लिए। इससे एक भी क्वेश्चन बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल सीरियस लेकर के जितना भी पढ़ा है इसको बहुत अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है,